नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको एंशिएंट हिस्ट्री में उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ना होता है। खास करके 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको जानना होता है। बीए के थर्ड सेमेस्टर में अगर आप पहुँचते हैं तब एंशिएंट हिस्ट्री ध्यान से सुनिएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के परेशान रहते हैं कि हमको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है कि मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है। देखें, दो प्रकार के इतिहास आपको पढ़ने होते हैं जब आप बीए में एडमिशन लेते हैं। तो दो सब्जेक्ट टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ज़्यादा रुचि होती है, जैसे कि मंदिर बनाने की शैली, वास्तुकला के बारे में उनको जानकारी चाहिए होती है, यानी एक प्रकार से वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो छात्र छात्राएँ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं वो एक प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो एक प्रकार से यह वीडियो होगा, यानी दो सब्जेक्ट होते हैं अब इतिहास में, एक एंशिएंट हिस्ट्री और एक मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री केवल हिस्ट्री लिखा रहता है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में, और एंशिएंट हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिखा रहता है। ठीक है, आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर, ये सब लिखा रहता है। ठीक है, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड इन सभी से रिलेटेड है ये। ठीक है, आज का जो वीडियो है ये प्राचीन इतिहास का है। मध्यकालीन इतिहास या केवल इतिहास, उसका वीडियो एक प्रकार से आता रहता तो वो आप देखते, तो उसमें दूसरा सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, और ये एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है जिसमें हमको उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास देखना है 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में। 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का समय काल वह काल कहलाता है जिस काल में एक प्रकार से तमाम प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलती है और तमाम प्रकार की एक लड़खड़ाती हुई हिंदू सत्ता आपको दिखाई पड़ती है। मतलब यहाँ पर आप देखते हैं कि इस्लाम धर्म का एक प्रकार से धीरे धीरे एक प्रकार से यहाँ पर भारत में इनोवेशन शुरू हो जाता है और यहाँ से जो हिंदू सत्ता होती है वो डगमगाना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है और उसी दौरान से आप देखते हैं कि भारत में एक स्थायित्व जो एक प्रकार से रहा हिंदू सत्ता का, हिंदू राजाओं का, वो कहीं ना कहीं पे डगमगा जाता है और वो हिल सा जाता है। अब यहाँ से आप देखते हैं तमाम प्रकार के जो राजा महाराजा होंगे उनके संघर्ष एक दूसरे से चलते रहेंगे। 712 ईस्वी तक मोहम्मद बिन कासिम आएगा। ठीक है, और इसके बाद में फिर धीरे धीरे करके मोहम्मद गजनबी, महमूद गौरी, ये सब आते रहेंगे और फिर उसके बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करके 1206 ईस्वी तक हो जाती है। तो हमको दिल्ली सल्तनत तक के इतिहास के बारे में, यानी वहाँ तक हमको पढ़ना है। ठीक है, और जो तमाम प्रकार के राजा महाराजा रहे हैं इन बीच में दक्षिण और उत्तर के, उन सभी के बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर है, बेसिकली पहला मॉडल पेपर या दूसरा मॉडल पेपर है, दूसरा मॉडल पेपर है। अच्छा, इस मॉडल पेपर में क्या होगा कि इसमें एक एक क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय के होंगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्या, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चंस मैं समाहित करूंगा जैसे जैसे। तो आज का जो वीडियो है इसमें एक क्वेश्चंस मैंने समाहित किया है। ठीक है, और पहली वीडियो होगी क्वेश्चन आंसर श्रृंखला की। इसमें क्या होगा इससे कि आपके जो दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको आप समझ में आ जाएगा और एक पूरा का पूरा चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजपूत कौन थे, उनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों की विवेचना कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में, और ये प्रश्न पिछले 2-3 वर्षों में आप देखेंगे, किसी भी विश्वविद्यालय का पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको वहां पर ये प्रश्न मिल जाएगा। और इसीलिए मैंने इस प्रश्न को आपके लिए एक प्रकार से बचा करके रखा कि मैं इसको आपके लिए नियुक्त करूंगा या इसको आपको बताऊंगा। बेसिकली ये प्रश्न जो है ये अति लघु उत्तरीय में भी आ सकता है, लघु उत्तरीय में भी और दीर्घ उत्तरीय में भी। तो इसीलिए मैंने इसको दीर्घ उत्तरीय फॉर्म में इसको समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें यहाँ से लगभग 4-5 आपके लघु उत्तरीय भी तैयार हो जाएंगे और 2 लघु उत्तरीय भी तैयार हो जाएंगे। राजपूत कौन थे, ये पहला प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है। दूसरा, उनकी उत्पत्ति से संबंधित किसी एक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये राजपूत कौन थे, उनकी उत्पत्ति से संबंधित किसी एक सिद्धांत की विवेचना करें, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। दीर्घ उत्तरीय क्या होगा, राजपूत कौन थे, उनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों की विवेचना करें, यानी कई जितने भी सिद्धांत हैं पाश्चात्य, भारतीय और भारतीय में भी कई सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से सुझाव दिए हैं। तमाम प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने शोध के हिसाब से बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी। तो ये पूरे का पूरा डिटेल में जानकारी आज हम समझेंगे। तो अपने आप में एक चैप्टर भी है ये कि राजपूत और उनकी उत्पत्ति। ठीक है, तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में जो विभिन्न सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अपने आप में पूरा का पूरा चैप्टर भी ये है जो कि आज की वीडियो के माध्यम से मैं समाप्त करूंगा, और ये क्वेश्चंस भी अपने आप में है। तो क्वेश्चंस और चैप्टर दोनों आज की वीडियो के माध्यम
माध्यम से समाप्त होंगे। लगभग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन या 15 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपका पक्का हो जाएगा। ये प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में आने वाला है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले उत्तर क्या लिखेंगे, देखिए 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है, यानी 6वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, 6वीं शताब्दी मतलब 601 से लेकर के 700 ईस्वी तक का जो एक प्रकार से इलाका या एरिया होती है, इस 100 वर्ष के कालखंड को 7वीं शताब्दी कहते हैं। 601 से लेकर के 700 ईस्वी तक को 7वीं शताब्दी कहा जाता है। अब इसका पूर्वार्ध और उत्तरार्ध क्या है, पूर्वार्ध का मतलब होता है 650 से पहले, ठीक है, पूर्व अर्ध, इससे पहले को बोलते हैं पूर्वार्ध। और यहीं पर एक शब्द और आपको दिखेगा, इसमें खूब ज़्यादा आपको मिलेगा इतिहास में, उत्तरार्ध, ठीक है। उत्तरार्ध जो होता है इसकी अगर बात की जाए तो उत्तरार्ध जो होता है इसकी अगर बात की जाए तो उत्तरार्ध क्या होता है भैया, उत्तरार्ध जो होता है ये होता है 650 के बाद, ठीक है, 650 के बाद। उत्तर माने होता है बाद में, यानी कि अगर ये पूर्वार्ध कर रहा है यानी कि इसके पहले 7वीं शताब्दी यानी 600 से लेकर के और 650 के बीच के समय काल की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। ये 600 भी हो सकता है, जैसे कि आप 7वीं शताब्दी करें तो 600 होगा, 8वीं शताब्दी होता तो क्या होता 701 से लेकर के आपका 800 ईस्वी हो गई आपकी 8वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी बोलता तो क्या हो जाता 801 से लेकर के 900 ईस्वी तक, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपकी समझ में आ गई, शताब्दी वगैरह का खेल, ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो ये बहुत ही जटिल लगता है आपको, बहुत ही कठिन टर्म लगता है, इसीलिए मैंने इसको आज आपको समझा दिया। तो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी कि 600 मतलब कि 600 से लेकर के 650 के समय काल में महाराजाधिराज श्री हर्ष की मृत्यु के बाद 647 ईस्वी में चूँकि इनकी मृत्यु हो जाती है, तो श्री हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद का काल जो है 600 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का काल जो है ये राजपूत काल के नाम से इतिहास में जाना जाता है, क्योंकि इस समय राजपूतों का दबदबा जो है वो कायम रहा, ठीक है। किसके, यानी कि ये 600 का जो समय काल है, 600 एक प्रकार से 600 वर्षों का, इसमें राजपूत सत्ता रही जरूर है लेकिन लड़खड़ाई भी है कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे, क्योंकि 700 या 800 ईस्वी के बाद से आप देखते हैं जो है 1191 ईस्वी में जो एक प्रकार से पृथ्वीराज चौहान, आप लोगों ने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित करते हैं पृथ्वीराज चौहान जी, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 साल के बाद में पुनः मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है 1192 में तराइन के ही मैदान में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार से तराइन के युद्ध से आप देखते हैं कि हिंदू सत्ता जो है एकदम से ढह जाती है और 1200 ईस्वी तक के एक प्रकार से आसपास तक हमारी राजपूत सत्ता चलती है ठीक ठाक तरीके से, उसके बाद में फिर पतन हो जाता है, ठीक है। और बीच में भी राजपूत सत्ता कहीं ना कहीं पे लड़खड़ाई है। तो 600 बेसिकली अगर हम कहें तो 600 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय काल है हिंदी मतलब कि इतिहास का, वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। स्मिथ जो कि एक बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद या मृत्यु से मुसलमानों की उत्तरी भारत की विजय तक का काल, खास करके 647 ईस्वी से लेकर के मृत्यु उनकी, चूँकि हर्षवर्धन की कब हुई है 647 ईस्वी में, और 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको भी पढ़ना है, यानी कि आपका सिलेबस ही है। राजपूत काल के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी कि आप चाहे 600 ईस्वी से बोल सकते हैं या 647 ईस्वी से लेकर के 1200, चूँकि 647 तक हर्षवर्धन का शासन रहा। हर्षवर्धन जो थे एक प्रकार से ये पुष्यभूति वंश बोलो या फिर एक प्रकार से इसी को वर्धन वंश भी बोला जाता है। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के एक प्रकार से एक राजा थे, उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के ही पुत्र थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और एक पुत्री थी राजश्री, ठीक है। राजश्री का विवाह भी इन लोगों ने कन्नौज के नरेश कोई थे यशोवर्मन या उनसे करा था, ठीक है। और इस तरीके से जो है राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं। हर्षवर्धन चौमुखी विकास करता है और कई युद्धों में जीतता भी है, कई में पराजित भी होता है, और इस तरीके से धीरे धीरे करके, लेकिन सत्ता एक प्रकार से हर्षवर्धन की बड़ी ज़बरदस्त रही। राजपूत काल के नाम से ये एरिया पूरी की पूरी ये इलाका जाना जाता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय होता यहाँ पर गया इस दौरान, यानी कि आप 647 से लेकर के 1200 ईस्वी के बाद आप देखते ये समय काल जो है, यहाँ पर हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो एक जो विशाल सत्ता अभी तक हिंदुओं के कब्जे में थी, हर्षवर्धन चला रहे थे, अब वो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में चीज़ें बंटनी शुरू हो जाती हैं। इन स्वतंत्र राज्यों के शासक राजपूत थे, ठीक है। ये राजपूत देश के विभिन्न भागों में खास करके प्रतिहार वंश के नाम से,
परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चंदेल, चाहमान और गढ़वाल आदि अनेक राजपूत वंश के नाम से शासन कर रहे थे। यानी कि प्रतिहार वंश के लोग, परमार वंश के लोग, ठीक है, चालुक्य, चंदेल, चाहमान और गढ़वाल, ये सब एक प्रकार से, ये सब वंश जो हैं ये सब राजपूतों के ही अंश हैं। यानी राजपूत ही एक प्रकार से अलग अलग इलाकों में अलग अलग वंश के नाम से शासन कर रहे थे। इसी में से जो चाहमान वंश है, इसी के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे राजपूत के बारे में कुछ चीज़ें मैंने बताई उनके इतिहास से रिलेटेड। अब राजपूत शब्द का अर्थ और उसकी प्राचीनता पर थोड़ा सा गौर करेंगे हम कि राजपूत शब्द का क्या अर्थ होता है और इसकी प्राचीनता क्या है। तो यानी एक पूरा का पूरा चैप्टर आज की वीडियो के माध्यम से राजपूतों वाला चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। किसी दिन मैं चालुक्य वंश के बारे में आपको डिटेल में समझा दूंगा, किसी दिन ऐसे ऐसे करके एक एक प्रश्नों को उठाऊंगा जो कि पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं। मेरा मेन मकसद है कि आपको एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर करवा दी जाए ताकि एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में छूटे ना। मैं पूरे लगभग 4-5 विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर को लगातार मैं मंथन करता रहता हूं और भी विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर मैं बच्चों से मंगवा लेता हूं और उन पर चर्चा करता हूं। क्योंकि मैंने पिछले वर्ष 2-3 वर्षों के पेपर को देखा है, उनको सॉल्व भी करवाया है। आप प्रीवियस ईयर के जो एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर है वो प्ले लिस्ट में आपको 2024 वाले में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 23 वाले में। राजपूत शब्द संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है। विकृत मतलब होता है, चूंकि राजपुत्र जो है संस्कृत टाइप का शब्द है। राजपुत्र, पुत्र से पूत बना, पुत्र चूंकि तत्सम शब्दावली है और पूत पुत्र से बना तो एक प्रकार से वो तद्भव हो गई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस शब्द का प्रयोग भारत में मुसलमानों के आगमन के बाद ही प्रारंभ हुआ। राजपूत शब्द अत्यंत प्राचीन शब्द है। इसका प्रयोग अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी रचना है पाणिनि की। ठीक है, पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, 8 अध्याय हैं इसीलिए इसको अष्टाध्यायी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा महाभारत, महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास जी। वेदव्यास व्यास जी का नाम नहीं था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। वेद व्यास जो है उनकी एक उपाधि थी। ठीक है, उनका नाम क्या था? उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, उन्होंने महाभारत रूपी महाकाव्य की रचना करी। महाभारत पर्वों में बटा हुआ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अर्थशास्त्र ये कोई विषय नहीं है, ये एक पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसको लिखा है कौटिल्य महोदय ने, चाणक्य महोदय ने। ठीक है, तो ये कौटिल्य ने लिखा है और कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त नाम था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र उनकी रचना। मालविकाग्निमित्रम, ये भी रचना बड़ी फेमस है। ठीक है, इसके अलावा सौंदरानंद, हर्षचरित एक रचना है जो बाणभट्ट की है। तो ये सब रचनाएं जो हैं, इन सभी रचनाओं से एक प्रकार से राजपूत शब्द का प्रयोग एक प्रकार से मिलता है और इन सभी ग्रंथों में क्षत्रिय के अर्थ के रूप में राजपूत शब्द का प्रयोग कर दिया गया। यानी कि जो क्षत्रिय एक प्रकार से वर्ण है यही राजपूत वर्ण कहलाया। ब्राह्मणों अस्य मुखामासीदा बाहु राजान्यः कृता उरु तदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायता है। ठीक है, यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण व्यवस्था जो है, इसी वर्ण व्यवस्था में जो क्षत्रिय वर्ण है सेकंड नंबर वाले, भुजाओं से एक प्रकार से जिनकी उत्पत्ति हुई विराट पुरुष के, वो भुजाओं से उत्पन्न होने वाले क्षत्रिय जो हैं वो एक प्रकार से महोदय राजपूत कहलाए, जो एक प्रकार से परमार, प्रतिहार और ये सभी गढ़वाल वंश के रूप में हमारे समक्ष नजर आते हैं। ठीक है, जो क्षत्रिय के अर्थ में किन किन पुस्तकों में हुआ है राजपूतों का जो है अर्थ? अष्टाध्यायी, महाभारत, अर्थशास्त्र, मालविकाग्निमित्रम, सौंदरानंद और हर्षचरित में। ठीक है, पर राजपूत शब्द के अर्थ के विषय में विद्वानों में एक प्रकार से मतभेद है। विद्वान एक मत नहीं है इस बात को लेकर के कि क्षत्रिय ही राजपूत है। इस पर डिबेट है, इस पर खंडन मंडन की प्रक्रिया लगातार चलती रही। मतलब ये इस बात को एक प्रकार से सभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इस शब्द का प्रयोग क्षत्रिय सामंतों की अवैध संतानों के लिए हुआ है। यानी कि ऐसे क्षत्रिय लोग जो एक प्रकार से जिनकी अवैध संतानें बिना शादी के या एक प्रकार से किसी अलग वर्ण के लड़की से के साथ संबंध बना लिया और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, एक प्रकार से ऐसे पुत्रों को राजपूत कहा गया। यानी कि क्षत्रियों की नाजायज संबंध एक प्रकार से इससे जो पुत्र उत्पन्न हुए, ऐसे पुत्रों को, या अवैध, अवैध मतलब जो वैधानिक नहीं है, जो कानून एक्सेप्ट नहीं करता, सामाजिक दृष्टिकोण से वो उस राजा की संतान है। चूंकि राजा लोग पहले के अय्यासी वगैरह किया करते थे, तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से मान लेते किसी दूसरे वर्ण की लड़की के साथ उन्होंने कुछ किया, तो उससे संतान जो उत्पन्न हुई वो अवैध संतान कही जाएगी, चूंकि बिना शादी के साथ के मतलब की हो गई या दूसरे से। तो क्षत्रिय सामंतों की अवैध संतानों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया।
कुछ विद्वानों के अनुसार अगर देखें तो शक वगैरह, शक आए चूँकि विदेशी से, शक, कुषाण, हूण ये सब आए, ये सब विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक प्रकार से इन मतलब हुआ है एक प्रकार से राजपूतों का उल्लेख, जिन्हें अग्नि के द्वारा शुद्ध करने के उपरांत भारतीय समाज में सम्मिलित कर लिया गया। यानी कुछ लोग कहते हैं कि राजपूत जो हैं वो शक हैं या कुषाण या हूण, ये तीनों एक प्रकार से विदेश से आए हैं, यानी कि ये बाह्य आक्रमणकारी हैं। हूण, यमन मतलब हूण, कुषाण और शक, इन्हीं शक और कुषाणों को, यमन को जब मतलब कि ये हूणों को जब यहाँ पर ये लगातार रहने लगे तो इन्हीं को एक प्रकार से अग्नि के द्वारा शुद्ध करके, ठीक है, इनको एक प्रकार से भारतीयकरण इनका किया गया, इनको भारत में मिला लिया गया और राजपूत टाइटल दे दिया गया, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। यानी विद्वान इसको लेकर के बड़े डिबेट में है, बड़ी रिसर्च हुई इस बात को लेकर के, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ आप लोग जान पा रहे हैं कि राजपूत कौन है और राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राजपूतों को लेकर के एक प्रकार जो आपके दिमाग में चल रही चीज़ें हैं वो आज क्लियर हो जाएंगी। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। उनकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित हैं। क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा गया था, कई सारे सिद्धांतों के बारे में बताएं, तो एक एक सिद्धांत को हम लोग बारीकी के साथ जानने का प्रयास करते हैं। अब परीक्षा में आती लघुत्तरी में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है? अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं क्षत्रिय, ऐसा माना जाता है, या राजपूत जो हैं, ठीक है। देखिए, चंद्रबरदाई नाम के एक कवि हैं। चंद्रबरदाई हिंदी के आदिकालीन एक प्रकार से विचारधारा के कवि रहे हैं। उनकी रचना है एक चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। उनकी रचना जो पृथ्वीराज रासो है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, बड़ा फेमस ग्रंथ है। वो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान जो हैं मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले, उन्हीं पृथ्वीराज रासो के मतलब पृथ्वीराज चौहान के बारे में यह ग्रंथ है, इसीलिए इसका नाम पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है, यानी उन्होंने कहा कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। इन्होंने लिखा, इन्होंने क्या नाम है इनका, चंद्रबरदाई ने, कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र। आबू पर्वत पर एक ऋषि रहा करते थे, उनका नाम था विश्वामित्र। जो विश्वामित्र राम जी के एक प्रकार से थे, मतलब कि जो मतलब चूंकि ऋषि मुनि बहुत लंबे समय तक जीवित रहते थे, चूंकि उन्होंने तपस्या करते थे, अपनी इंद्रियों को अपने बस में करते मतलब कि किए रहते थे, तो वो एक प्रकार से विश्वामित्र जी आबू पर्वत पर निवास करते थे। गौतम और अगस्त तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। गौतम ऋषि, अगस्त ऋषि और अन्य ऋषि जो है धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ वगैरह कर रहे थे, ठीक है। उस समय दैत्य मांस, हड्डी और मलमूत्र डाल करके उनके यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। यानी जो एक प्रकार से चूंकि यज्ञ करेंगे उससे देवता प्रसन्न होंगे, देवताओं की शक्ति बढ़ेगी, और चूंकि देवासुर संग्राम उस समय हुआ करता था, देव और असुर आपस में लड़ा करते थे। ऐसी स्थिति में देवों की शक्ति मजबूत ना हो, ये ऋषि मुनि यज्ञ ना कर पाएं, इसलिए जो राक्षस लोग होते थे वो हाड़ मांस डाल दिया करते थे ला करके। आपने देखा होगा रामायण में जब जो है विश्वामित्र वगैरह एक प्रकार से यज्ञ कर रहे होते हैं, तो उस दौरान सुबाहु, मारीच, ये सब लोग आकर के हाड़ मांस वगैरह, मदिरा वगैरह यज्ञ में डाल देते थे और यज्ञ की जो अग्नि होती थी उसको बुझा देते थे। तो उनकी एक प्रकार से जो ये काम ये लोग कर रहे थे, ये एक प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान भंग हो रहे थे इससे। तो उस समय भी एक प्रकार से गौतम, अगस्त और तमाम प्रकार के ऋषि, ठीक है, विश्वामित्र, गौतम, अगस्त तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। उस समय दैत्य मांस, हड्डी और मलमूत्र डाल करके यज्ञ को एक प्रकार से ये जो राक्षस लोग होते थे वो अपवित्र कर देते थे। अतः इन दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने उसी यज्ञ कुंड से क्या किया, 3 योद्धा उत्पन्न कर दिए। वशिष्ठ मुनि भी उसमें शामिल थे। उन्होंने 3 योद्धा उत्पन्न किए। कौन कौन से 3 योद्धा थे भाई, जो कि एक प्रकार से रक्षा कर सकते थे किसकी, जो है इस यज्ञ को बचा सकते थे। तो वशिष्ठ मुनि ने किसको पैदा किया भैया, 3 योद्धा उत्पन्न किए उसी यज्ञ कुंड से, जिस यज्ञ कुंड को भस्म करने के लिए ये लोग हाड़ मांस ये सब फेंकते थे दैत्य लोग। तो एक थे उसमें से परमार, दूसरे थे चालुक्य और तीसरे थे प्रतिहार। तो चालुक्य वंश, प्रतिहार वंश और परमार वंश, इन तीनों की उत्पत्ति जो है ये अग्निकुंड से ही हुई है, ऐसा चंद्रबरदाई जी का कथन है अपनी पुस्तक में। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि इनकी उत्पत्ति जब वशिष्ठ मुनि जो कि राम जी के गुरु जी थे, ठीक है, यानी अयोध्या के गुरु जी थे वो, तो जब ये तीनों रक्षा करने में असमर्थ हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो हट्टा कट्टा था और हथियार से सुसज्जित था। जब ये तीनों परमार और चालुक्य और प्रतिहार, ये 3 योद्धा जो निकाले, यज्ञ से निकले, चूँकि उनके पास एक प्रकार शक्ति होती थी ब्राह्मणों के पास,
ब्राह्मणों के पास शक्ति हुआ करती थी कि वो एक प्रकार से कृत्या वगैरह या एक प्रकार से आप देखते हैं मतलब ये सब चलाना जानते थे, दैत्य वगैरह पैदा करके रक्षा करने के लिए या थोड़ा रक्षार्थिक, चूँकि जो यज्ञ करते थे या फिर उनके आश्रम की रक्षा करने के लिए तो ऐसे युवक निकाल सकते थे मतलब हवन कुंड से, ऐसा उनके पास शक्ति हुआ करती थी। तो परमार, चालुक्य और प्रतिहार जो थे वो जब रक्षा नहीं कर पाए दैत्यों से इन लोगों की, तो एक प्रकार से चौथा योद्धा उत्पन्न किया वशिष्ठ जी ने, जो हट्टा कट्टा था, हथियार भी उसके हाथ में सुसज्जित था, जिसका नाम था चौहान। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया? चौहान। तो यानी परमार, चालुक्य और प्रतिहार पहले उत्पन्न हुए हैं और चौहान बाद में आए हैं। इस योद्धा ने आशापुरी को अपने देवी मान करके दैत्यों को मार डाला और मतलब मार भगाया। इस प्रकार राजपूतों का जन्म हुआ और राजपूत जो है वही चौहान एक प्रकार से राजपूत कहलाए। तो और अच्छा, राजपूत जो है चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार ये सब एक प्रकार से राजपूत ही कहे जाते हैं अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार। और इसके अग्निकुंड का जो सिद्धांत है चंद्रबरदाई ने जो बताया, इसकी आलोचना भी खूब जम करके हुई। विद्वानों ने इसकी आलोचना करी। कैसे आलोचना क्या हुई इसको समझते हैं भाई। अग्निवंशीय मत का भली भांति अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मत वास्तव में कवियों की कोरी कल्पना है। यानी कि यज्ञ से मनुष्य को निकाल देना ये अपने आप में एक कोरी कल्पना मान सकते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है महोदय कि ये एक कोरी कल्पना आज के युग में लोग मानेंगे। श्री जगदीश सिंह गहलोत ने लिखा इस सब मामले में कि यह सब पृथ्वीराज रासो के रचयिता के दिमाग की उपज है। यानी एक प्रकार से जो चंद्रबरदाई हैं ये अपने मन से इन सभी चीज़ों को, अपनी मनगढ़ंत चीज़ों के हिसाब से इस कहानी को लिख दिए हैं। आज के वैज्ञानिक युग में अग्निकुंड से योद्धाओं की उत्पत्ति कोई स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को लेकर के इस विचार का बहुत खंडन होता है। ठीक है, तो अग्निकुंड का सिद्धांत आज आपको क्लियर होगा कि है क्या। ठीक है, दूसरा सिद्धांत आता है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत या विदेशी सिद्धांत। अब विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है इसको जानते हैं भाई। देखिए, विदेशी सिद्धांत, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनका नाम था जेम्स टाड। उन्होंने लिखा कि राजपूत शक अथवा सिथियन जाति के वंशज हैं। यानी शक जो आए थे भारत में विदेशों से, और जो सिथियन जाति के लोग या शक या सिथियन उन्हीं को कहते हैं, तो उन्हीं की एक प्रकार से वंशज हैं या उन्हीं के एक प्रकार से आगे आगामी पीढ़ी के रूप में एक प्रकार से ये आए। अपने कथन की पुष्टि में वे कहते हैं जेम्स टाड जी कि विश्व के सभी प्रमुख धर्म, चाहे वह बेबीलोनियन सभ्यता से हो या यूनान का हो या भारत का हो या मूसा का हो, या इन सभी का विकास जो हुआ है मध्य एशिया से ही हुआ है। यानी मध्य एशिया से ही विभिन्न धर्मों का विकास हुआ है, ऐसा जेम्स टाड स्वीकार करते हैं। और प्रथम पुरुष को किसी ने सुमेरु कहा, किसी ने बेकस कहा, किसी ने मनु कहा। इन्हीं सभी बातों के आधार पर टाड का कहना, चूँकि आप देखते हैं हिंदू धर्म में प्रथम पुरुष जो बने वो मनु और श्रद्धा, ऐसे ही किसी ने सुमेरु कहा और किसी ने बेकस कहा। अलग अलग धर्मों में अलग अलग पुरुषों की पहली उत्पत्ति की पहला पुरुष कौन आया, इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग धर्मों में अपने अपने हिसाब से बताया। इन्हीं बातों के आधार पर जेम्स टाड कहते हैं कि इन बातों से सिद्ध होता है कि विश्व के सभी मनुष्यों का मूल एक ही रहा होगा और वहीं से लोग पूर्व की तरफ आए। वे आगे लिखते हैं कि यूनानी, शक, हूण, यूची यानी कुषाण सभी विदेशी जातियां मध्य एशिया से आई हुई विदेशी जाति हैं। जनरल टाड कहते हैं कि अग्निकुंड के विदेशी सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया गया है, मतलब अग्निकुंड के विदेशी सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है और इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी प्रमाणित करने का प्रयास इन्होंने किया है। इनका मत है कि यह विदेशी जातियां जो आई यहाँ पर, चाहे वो यूनान, शक, हूण या कुषाण ये सब लोग हैं, ये सब भारत में आई विदेशी जातियां। ठीक है, और यह विदेशी जाति 6ठी शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुई थी। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे यहाँ पर शासन करने लगे, यहीं पर लगातार रहने लगे, तो उन्हें अग्नि संस्कार के द्वारा, चूँकि अग्नि जो है वो पवित्र मानी जाती है, तो उसी अग्नि संस्कार के द्वारा उनको पवित्र कर दिया गया और जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया। उनको एक प्रकार से मतलब कि एक प्रकार से राजपूत की श्रेणी में रखा गया, चूँकि वे शासन करते थे और यही काम क्षत्रियों का भी था। यानी कि चूँकि शासन ये भी करने लगे थे, शक, यमन, हूण जो ये सब आए थे, इसीलिए एक प्रकार से लोगों ने इनका भारतीयकरण किया, इनको पवित्रीकरण करवाया इनका। ठीक है, और शुद्धिकरण हुआ इनका अग्नि संस्कार के द्वारा। उसके बाद में चूँकि ये लोग शासन करते थे और शासन वगैरह का काम कौन देखता था अपने यहाँ वर्ण व्यवस्था में, क्षत्रिय लोग देखते थे, तो कहा गया चलो ये भी क्षत्रिय कैटेगरी में रख लो इनको। अतः उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रखा गया और वे राजपूत कहलाए। ठीक है,
टाड का यह भी कहना है कि राजपूत अपने देवता को रक्त तथा सुरा अर्पित करते थे, यानी कि एक प्रकार से जो है आजकल जो बलि प्रथा होती है, आज आप देखते होंगे तो कुछ ठाकुर लोग आज भी बलि प्रथा देते हैं। सुरा माने होता है मदिरा वगैरह। खून बहाने में भी वे प्रसन्नता का अनुभव करते थे, जो मतलब राजपूत लोग थे। इन बातों से मालूम होता है कि राजपूत उन आर्य हिंदुओं की संतान कभी नहीं हो सकते जो शांति में रहना अधिक पसंद करते हैं। इस आधार पर इन्होंने, यानी कि जो एक प्रकार से ऐसा करते हैं, जो कि शुरुआत से ही एक प्रकार सहानुभूति, दयाशीलता और एक प्रकार से इन सभी भावनाओं से भारतीय धर्म एक प्रकार से हमेशा रहा है। इन सभी प्रथाओं को एक प्रकार से बीच में आकर के जब आई तो ये विदेशी लोग ही कर सकते हैं, ऐसा टाड का मानना है। तो ये एक प्रकार से विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, एक प्रकार जो मैंने बताया, खास करके कौन सा विदेशी सिद्धांत जो महोदय टाड ने दिया था। ठीक है, तीसरा सिद्धांत है भारतीय मत। अब भारतीय मत क्या कहता है भाई, इसको समझते हैं। भारतीय सिद्धांत में पहला है ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत। कुछ ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत में आप देखेंगे इसको। देखिए, सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति किसी विदेशी ब्राह्मण से बताई। ठीक है, डॉक्टर भंडारकर एक इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है वो विदेशी ब्राह्मणों से हुई है। तदंतर अनेक विद्वानों ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है। यानी कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो राजपूत लोग बने हैं ब्राह्मणों से ही एक प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। उनके अनुसार चौहानों के पूर्वज वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हुआ करते थे। यह तथ्य बिजौलिया शिलालेख से पुष्ट होता है। बिजौलिया शिलालेख जो मिला है, एक शिला है, उसी पर बिजौलिया में है, शिलालेख है, वहाँ पर लिखा है पूरी बात। ये जो क्षत्रियों की उत्पत्ति या राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई गई है, ये पूरी की पूरी बात शिलालेख में, बिजौलिया शिलालेख में लिखी हुई है। इसमें वासुदेव के उत्तराधिकारी सामंत का उल्लेख वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के रूप में हुआ है। ठीक है, भंडारकर नाम के इतिहासकार जो हैं, इन्होंने कुछ राजपूत वंशों की उत्पत्ति जो है ब्राह्मणों से मानी है। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों, जो एक प्रकार से गुहिलोत होते हैं, गहलोत या गुहिलोत, उनको नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। डॉक्टर ओझा ने भी इस मत को स्वीकार किया है, परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत का सतर्क खंडन किया, यानी तर्क के साथ खंडन किया है। और यहाँ तक कि अधिकांश राजपूत भी इस मत को स्वीकार नहीं करते कि वो ब्राह्मणों के वंशज हैं या ब्राह्मणों से उनकी उत्पत्ति हुई है। इस बात को राजपूत लोग भी नकारते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मत एक प्रकार से लोगों ने नकारा। दशरथ शर्मा बेसिकली नकारते हैं और बाकी राजपूत लोग इसको नकारने का काम करते हैं। तर्क इनका भी ठीक ठाक लगा। ठीक है, तो यानी कि तर्क जो जिन लोगों ने दिए अपने अपने हिसाब से सब ठीक ही दिए। क्षत्रिय वंशी सिद्धांत में एक प्रकार से क्या कहा गया, क्षत्रिय वंशी सिद्धांत की अगर बात की तो क्षत्रिय वंशी सिद्धांत में डॉक्टर CB वैद्य, डॉक्टर गौरीशंकर, हीरानंद ओझा, इन सभी लोगों ने राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों की संतान माना। यानी जो वर्ण क्षत्रिय वर्ण था, उन्हीं क्षत्रिय वर्ण से ही एक प्रकार से जो है क्षत्रिय मतलब कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई, ऐसा मानते हैं। डॉक्टर ओझा ने अपने मत के समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। कौन कौन से? पहला तर्क दिया इन्होंने कि शकों और राजपूतों के रीति रिवाजों और आचार व्यवहार में समानता देख करके ही यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि राजपूत शकों और सिथियनों की संतान हैं। सती प्रथा भारत में शकों के आने से पूर्व से ही प्रचलित थी, और ऐसा केवल कह देना कि एक प्रकार से विदेशी संतान है राजपूत, ये उचित नहीं होगा। डॉक्टर जो एक प्रकार से ये हैं, क्या नाम है, डॉक्टर ओझा जो हैं, ये साफ साफ एक प्रकार से इस बात को नकारते हैं कि इनकी उत्पत्ति विदेशों से नहीं, यानी कि जो शक, हूण, सिथियन या सब जो आए हैं, इन सभी से इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। इनकी उत्पत्ति जो क्षत्रिय अपने यहाँ पर रहे, उन्हीं से क्षत्रियों से ही एक प्रकार से क्षत्रियों की एक शाखा के रूप में राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। दूसरा तर्क ये देते हैं ओझा जी कि कुछ विद्वानों ने पुराणों के उस कथन के आधार पर राजपूतों को विदेशी माना होगा जिसमें कहा गया है कि शिशुनाग वंश के पश्चात भारत में शूद्र राजा होंगे, परंतु पुराणों का कथन सत्य नहीं है, क्योंकि नंद और मौर्यों के पश्चात भी क्षत्रियों के अनेक वंशों का शासन किया गया है। और इस तरीके से ये नहीं कह सकते कि पुराणों में जो लिखा है वो एक प्रकार से बिल्कुल एक प्रकार से सत्य ही हो। ठीक है, तो इसको भी नकारते हैं। इसके अलावा यादव क्षत्रिय मथुरा और उसके आसपास के प्रदेशों में महाभारत युद्ध से पहले ही राज्य करते थे, तो कहीं ना कहीं पे जो यादव वंश के क्षत्रिय या जो क्षत्रिय हैं उसके कई शाखाएं हैं ना, यादव वंश की शाखा, राजपूत शाखा, प्रतिहार, परमार, तो ऐसे एक प्रकार से लोगों ने बताया कि भाई ये हो सकता है अपने क्षत्रिय जो हैं उन्हीं की संतान है। प्रतिहार स्वयं को क्षत्रिय कहते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति से इसका समर्थन भी होता है। ग्वालियर प्रशस्ति में चूंकि इस बात की पुष्टि है कि जो प्रतिहार वंश के लोग हैं वो क्षत्रिय अपने आप को स्वीकार करते हैं।
इसके अलावा चंदेलों ने अपने आप को क्षत्रिय भी माना है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यपुत्र कहा गया है और वो सूर्यवंश का क्षत्रिय भी कहते हैं। तो इस तरीके से चंदेल भी क्षत्रिय की मतलब की संतान है। तो ये सब राजपूत अपने आप में जो हैं वो क्षत्रियों से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना जाता है। पृथ्वीराज राजसों में राजपूतों के 36 कुलों को सूर्य, चंद्र और यदुवंशी कहा गया, यानी कि सूर्यवंश के क्षत्रिय, चंद्रवंश क्षत्रिय और यदुवंश के क्षत्रिय कहा गया है। इतिहासकार विलियम क्रुक ने उपर्युक्त मत का खंडन किया। इनका विचार है कि वैदिक काल के क्षत्रियों और मध्यकाल के राजपूतों के बीच बहुत चौड़ी खाई है, जिसको पाट पाना अब के युग में असंभव है। यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि वैदिक काल के जो क्षत्रिय हैं, जो क्षत्रिय एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था के एक वर्ण है क्षत्रिय, वही राजपूत हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी राजपूत जो हैं ये क्षत्रिय हैं, इस बात का पूरा खंडन कौन करते हैं? विलियम क्रूक करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वैदिक काल के जो क्षत्रिय हैं उनकी विशेषताएं और जो मध्यकाल के राजपूत हैं इनकी विशेषताएं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, एक चौड़ी खाई है, ठीक है, जिसको पाट पाना असंभव है। तो इन तमाम मतांतरों, खंडन मंडन की प्रक्रिया को पढ़ने के समझने के बाद हम इस मत पर पहुँचे हैं कि वास्तव में राजपूत कौन थे। इसकी समीक्षा कर लेते हैं। थोड़ा सा समीक्षा कैसे करेंगे, आइए जानने का प्रयास करेंगे क्या है। उपर्युक्त आप लिखेंगे, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, विद्वानों में मतभेद है, विद्वानों में खंडन मंडन होता रहा है। मनुस्मृति में प्रजा की रक्षा करने वाला क्षत्रिय माना गया है इनको। इस आधार पर राजपूत भी क्षत्रिय थे, ऐसा आप कह सकते हैं। प्राचीन आर्यों में पांडु की दूसरी रानी जो थी माद्री, आप समझते हैं माद्री सती हुई थी। राम और युधिष्ठिर ने क्रमशः अश्वमेध व राजसूय यज्ञ भी किया था। इस आधार पर डॉक्टर दशरथ ओझा ने राजपूतों को आर्य क्षत्रियों की संतान और भारत का मूल निवासी माना। कोई मिलाकर के एक प्रकार से आप देखते हैं सती प्रथा और ये सब जो चीज़ें लोग बताते हैं कि भाई वहाँ से आई विदेशों, तो वो सब पहले से विद्यमान थी और वो चीज़ें हो रही थी। प्राचीन आर्यों में पांडु थे, नहीं पांडु जो पांडव के पुत्र थे, मतलब कि पांडव के पिता थे, ठीक है, युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन इनके पिता थे, नकुल सहदेव के भी पिता थे। यानी कुंती से 3 पुत्र हुए थे और माद्री से मद्र नरेश की थी, इसीलिए उनका नाम माद्री था। माद्री 2 रानियाँ थी ना, माद्री और कुंती, पांडु के, ठीक है। पांडु का देहांत हो जाता है तो उसके बाद में फिर उन्हीं के साथ सती हो जाती हैं माद्री, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसका भी उल्लेख मिलता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजपूत जो हैं ये प्राचीन क्षत्रियों के ही संतान हैं, ठीक है। बस इनकी विशेषताओं में थोड़ा बहुत चेंज जरूर हुआ है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो राजपूत है वो क्षत्रियों की ही संतान हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की ऐसा कुछ चीज़ें मिलती हैं। कॉपी कैसे लिखें, अब की बार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न मतलब लिखित प्रश्न आने वाले हैं। अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय का एक प्रकार नोटिस आया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑब्जेक्टिव भी तैयारी में करवा दूंगा और लिखित तो मैं करवाता ही रहता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देने का आप प्रयास करेंगे। कॉपी कैसे लिखना है इसको लेकर के एक प्रकार से मैंने बताया हुआ है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। 100% रिजल्ट लाना है अगर तो आप बीए में ये गलती मत करिएगा जो एक प्रकार से बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने समझाया कॉपी लेखन का, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बात और, अगर आपको एक प्रकार से ऐसी वीडियोस और तमाम प्रकार की वीडियोस आपको देखने को मिलनी है या इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना है, तो देखिए पीडीएफ वगैरह जो आपको मिलेगी वो एक प्रकार से आपको मिलती है कि मतलब कि 100 रुपीज़ पीडीएफ का चार्ज है। पीडीएफ ही नहीं बल्कि आप देखते हैं सारे सब्जेक्ट का कोर्स, इसी में क्या होगा, आपको एंशिएंट हिस्ट्री का पीडीएफ तो मिलेगा ही, इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ आपको बाकी सभी सब्जेक्ट का भी पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपीज़ में। आपको करना क्या है, 91 61 93 60 62 इसी पर आपको एसएमएस करना है। यहाँ पर एक प्रकार से आपको विधिवत तैयारी करवाई जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारे बच्चे कोर्स ले चुके हैं, आप सभी लोग पीछे ना हो, जल्दी जल्दी आप कोर्स में ज्वाइन हो जाएं ताकि एक प्रकार से आप विधिवत तरीके से जानकारी प्राप्त करें। लाइव क्लास की लिंक वहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मैराथन क्लास होगी आने वाले समय में, ठीक है, महासंग्राम वीडियो होगी, इन सभी की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो इसी 100 रुपये में आपका एक प्रकार से विधिवत तैयारी पूरे के पूरे सेमेस्टर की आपकी होने वाली है। तो आप फटाफट से जुड़ जाइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।